हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल कार्यसस विजन। हम पढ़ रहे हैं अ ग्लॉसरी ऑफ लिटिल टर्म्स बाय एम.एच. अब्राम्स एंड जॉफरी गाल्ट हाफम। पिछली क्लास में हमने पढ़ा आर्केटाइपल क्रिटिसिज्म को और हमने वहां पर देखा कि किस तरीके से जैसे ओड ऑन अग्रेसियन अन जैसी पोयम जॉन कीट्स की वहां पे क्या कर रहे हैं वो सेक्रीफाइस को एक सेरेमनी के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इससे हम जो इंडिविजुअल्स हैं यानी रीडर्स हैं वो अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं क्योंकि हम खुद पाते हैं कि वो भी हमारी सोसाइटी का एक हिस्सा है। किस तरीके से वहां पर जो माइथॉई हैं चार, उनको किस तरीके से सीजन में डिवाइड किया गया और उस तरीके से हमने देखा कि वहां पर क्या हो रहे हैं, स्पेसिफिक सीजन में स्पेसिफिक जानदार को लिखा जा रहा है। आज की हमारी जो क्लास है उसमें जो सबसे पहला टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज एटमॉस्फेयर। जी हाँ, एटमॉस्फेयर ये वही चीज होती है जब हम किसी से हालचाल पूछते हैं तो हम कहते हैं क्या माहौल है। एक हमारा ट्रेंड बन चुका है कि हम कहते हैं क्या माहौल है, तो माहौल का मतलब एटमॉस्फेयर ये वही चीज होती है जिसको हम क्या बोलते हैं। देखिए लिटरेचर की भाषा में इमोशनल टोन, ये क्या है? इमोशनल टोन है परवेडिंग। परवेडिंग का मतलब क्या है? जो व्याप्त है। परवेडिंग का मतलब जो व्याप्त है कहां पर? अ सेक्शन, ठीक है, किसी एक पार्ट में, किसी एक हिस्से में, या और द होल ऑफ अ लिटरेरी वर्क या पूरे के पूरे लिटरेरी वर्क में। एटमॉस्फेयर क्या है? इमोशनल टोन है जो किसी एक हिस्से में या पूरे के पूरे लिटरेरी वर्क में होती है विच फॉस्टर्स, समझिए फॉस्टर्स मतलब क्या होता है? डेवलप, और जो डेवलप करता है, विकसित करता है क्या? इन द रीडर, ठीक है, रीडर में, पाठकों में एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें, एज टू द कोर्स ऑफ इवेंट्स, एज टू द कोर्स ऑफ इवेंट्स यानी जैसे घटनाएं हो रही हैं, वेदर हैप्पी, चाहे खुशी वाली हो, और मोर कॉमनली लेकिन ज्यादातर विशेषतया कैसी होती हैं? टेरिफाइंग और डिजास्ट्रस, डरावनी या खतरनाक। यानी पहले से ही सीन बनना शुरू हो जाता है। कभी आप किसी हॉन्टेड मूवी को देखिए तो वहां पे क्या होता है? भूत के आने से पहले दरवाजे क्या होते हैं? वो खुलने बंद होने शुरू होते हैं। कोई आवाज छन से हो रही है। भूत तो बाद में प्रकट होता है। सबसे पहले ऑथर जो होता है, मूवी का जो डायरेक्टर है, वो आपके सामने एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है ताकि आप क्या करें? आप जोड़ पाएं, पहले से आपके अंदर डर आ जाए, आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस आ जाएं कि हाँ ऐसा होने वाला है। एक बार ही शायद आपके सामने मूवी अगर शुरू हो और भूत आ जाए तो आप भूत को लोड ही नहीं लेंगे, आप हल्के में लेंगे उसका, ए भूत चल हट। लेकिन वैसे क्या होता है? आपके मन में पहले से जब डर बन, ठीक है, बन गया है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि अब आने वाला है, समझे? शेक्सपियर एस्टैब्लिशेस द टेंस एंड फियरफुल एटमॉस्फेयर। शेक्सपियर क्या करते हैं? एस्टैब्लिश करते हैं टेंस और डरावना एटमॉस्फेयर एट द बिगिनिंग ऑफ हेमलेट। इसकी शुरुआत में, हेमलेट की शुरुआत में, बाय द टर्स एंड नर्वस डायलॉग, जैसे टर्स और नर्वस डायलॉग के द्वारा, ठीक है, जो किसके द्वारा है? ऑफ द सेंटिनल्स। सेंटिनल्स का मतलब समझ लीजिए सोल्जर्स, जो सैनिक वहां पर पहरेदारी कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि एक भूत आ रहा है, जो किसी से बात नहीं कर रहा है। और क्या? एज दे एंटिसिपेट, एंटिसिपेट का मतलब क्या? ठीक है, इमेजिन, उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है, कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं क्या? अ री अपीयरेंस ऑफ द घोस्ट, की जो भूत है वो फिर से अपीयर होगा। देखिए क्या है? कॉलरिज engenders a compound of religious and superstitious terror। कॉलेज क्या करते हैं? वो इंजेंडर करते हैं। समझ रहे हैं क्या होता है इंजेंडर करना? मतलब प्रोड्यूस करना। अ कंपाउंड, कंपाउंड मतलब मिलाते हैं, ऑफ रिलीजियस धार्मिक, एंड सुपरस्टिशियस टेरर, धार्मिक और कैसी? सुपरस्टिशन का मतलब क्या होता है? जो जादू टोना, ठीक है, इस टाइप का टेरर। बाई हिज डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जब वो विवरण देते हैं किसका? ऑफ द इनिशियल सीन, शुरुआती जो दृश्य है उसका, इन द नैरेटिव पोयम क्रिस्टाबेल। कौन सी उनकी पोयम है? क्रिस्टाबेल, जो 1816 में आई थी। और कौन देखिए? एंड हार्डी, और हार्डी इन हिज नॉवल द रिटर्न ऑफ द नेटिव, जो कब आता है? 1878 में, मेक्स एगडन हीथ। कौन सी हीथ है? याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन, ये जो जगह है वो उनके किस किस नॉवल में आती है। आप इसको याद रखिएगा। मेक्स बनाते हैं किसको? एगडन हीथ को। एंड इमेंस, इमेंस का मतलब क्या होता है? डीप। एंड ब्रूडिंग प्रेजेंस, समझना कैसी है? ब्रूडिंग प्रेजेंस का मतलब क्या है? फील वरीड यानी कि चिंतित,
चिंतित प्रेजेंस उपस्थिति होती है दैट reduces टू पेटीनेस, जो कम कर देती है। रिड्यूसेस का मतलब कम कर देती है किस चीज को, टू पेटीनेस। पेटीनेस का मतलब क्या होता है, आप समझ लीजिए कि जो तुच्छता है, ठीक है, और क्या फ्यूटिलिटी यानी कि जो निरर्थकता है किसकी, द ह्यूमन स्ट्रगल, इंसानी जो संघर्ष है इसको लेकर के, फॉर हैप्पीनेस, समझ रहे हैं किसको लेकर के, फॉर हैप्पीनेस, फॉर विच इट इज द सेटिंग, जिसके लिए ये सेटिंग है। अल्टरनेटिव टर्म्स, इसके जो अल्टरनेटिव टर्म्स हैं, फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर एटमॉस्फेयर, जो क्या किए जाते हैं, एटमॉस्फेयर के लिए फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल किए जाते हैं, आर मूड, वो कौन से हैं, मूड, एंड द फ्रेंच वर्ड एम्बियन, ठीक है, फ्रेंच वर्ड एम्बियंस उसका ही टर्म है, याद रखिएगा, समझ रहे हैं। तो ये होता है एटमॉस्फेयर। आगे चलते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर जिसका नाम है ऑथर एंड ऑथरशिप। काफी लेंदी टॉपिक है ये, और इसको आप समझेंगे थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी चीजें अब ऐसी ओपन होने वाली हैं जिसको लेकर के आप क्या करेंगे, आपका जो माइंड है वो काफी बेहतर होने वाला है। अभी तक हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम सोचते हैं कि हाँ ये ऐसा होता है, लेकिन असल में उनके मायने क्या होते हैं, अलग होते हैं, और किस तरीके से हमारी जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा है, वो चेंज होती है कुछ नया जानने के बाद। ऑथर एंड ऑथरशिप से आप वो सीखने वाले हैं। यहाँ पर आपके पास ऐसे बहुत ज्यादा टर्म्स नहीं आने वाले हैं या स्पेशल चीजें नहीं आने वाली हैं जो आपके एग्जाम पर्पज से एग्जाम के पर्पज से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, बल्कि यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी आ रही हैं जो आपके लाइफ पर्पज के लिए, समझ रहे हैं, जिंदगी के उद्देश्य के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि आप इसको जानने के बाद आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होने वाला है, समझ रहे हैं, क्या है, बहुत ज्यादा ब्रॉड होने वाला है। इवन हम लोग भी क्या करते हैं, इन सब से सीखते हैं, जो चीजें हम अलग तरीके से सोच रहे होते हैं और हमारा नजरिया जो होता है वो चेंज हो जाता है। अब देखिए, द प्रिवेलिंग कॉन्सेप्शन, ठीक है, प्रिवेलिंग का मतलब क्या, जो बना है, ऑथर एंड ऑथरशिप में क्या है, एक जो प्रिवेलिंग कॉन्सेप्शन है, ठीक है, क्या है, जो अभी तक हमारे पास था, ऑफ अ लिटरेरी ऑथर, ठीक है, एक लिटरेरी ऑथर का, ठीक है, माइट बी समराइज्ड एज फॉलोज, उसे इस तरीके से समराइज किया जा सकता है। अगर आपके पास, ठीक है, जो पुराना एडिशन है एम एच अब्रम्स का, तो उसमें ऐसी लाइन है, हालांकि जो नया एडिशन है उसमें लाइन कुछ चेंज है, तो उसको आप ऐसा कर सकते हैं, द कॉन्सेप्शन, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, द कॉन्सेप्शन ऑफ एन ऑथर AUTHER इन ऑर्डिनरी, जैसे ऑर्डिनरी लिटरेरी डिस्कोर्स, ठीक है, लिटरेरी डिस्कोर्स कैन बी समराइज्ड एज, ये चीजें ऐसी हैं, तो आप इसका मतलब समझ लीजिए, कॉन्सेप्शन ऑफ एन ऑथर, ठीक है, कि एक जो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, अवधारणा है, ठीक है, हम क्या मानते हैं ऑथर को, समझ रहे हैं, ये प्रिवेलिंग कॉन्सेप्शन का मतलब ही क्या होगा, अवधारणा ही इसको भी है, ठीक है, एन ऑथर इन लिटरेरी ऑर्डिनरी डिस्कोर्स, ठीक है, जैसे जो लिटरेरी ऑर्डिनरी डिस्कोर्स है, यानी साधारण जो भाषा है, ठीक है, जो चलन है, उसमें हम क्या मानते हैं कि एक ऑथर क्या है, उसको इस तरीके से समराइज किया गया, कैसे, देखिए, ऑथर्स और इंडिविजुअल्स, ऑथर्स वो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, who by their intellectual and imaginative powers, जो अपनी बौद्धिक और कल्पनाशील ताकत से क्या करते हैं, पर्पजफुली, ठीक है, उद्देश्य है उनका, ठीक है, पर्पजफुली उद्देश्य से क्रिएट फ्रॉम द मटेरियल्स, ठीक है, मटेरियल्स में से क्रिएट करते हैं, ऑफ दियर एक्सपीरियंस, और कैसे, अपने अनुभव से, एंड रीडिंग अ लिटरेरी वर्क, ठीक है, एंड रीडिंग अ लिटरेरी वर्क विच इज डिस्टिंक्टली दियर ओन, डिस्टिंक्टली का मतलब क्लियरली दियर ओन। ऑथर्स कौन होते हैं, वो ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपनी इंटेलेक्चुअल और इमेजिनेटिव पावर से क्या करते हैं, उनका उद्देश्य है कि एक ऐसा, ठीक है, एक लिटरेरी वर्क क्रिएट करना जो उनका स्वयं का है, किसी और का नहीं है, प्रोप्राइटरशिप की जो बात है, समझ रहे हैं, देखिए, द वर्क इटसेल्फ, और ये जो वर्क है इटसेल्फ स्वयं में, एज डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्लियर, फ्रॉम द इंडिविजुअल रिटन और
printed text that instantiate the work remains solely a product, ठीक है, product accredited to the author as its originator, even if he or she turns over the rights to publish and profit from the printed text of the work to someone else. समझिए इस चीज को, बहुत बेहतरीन चीज बताई जा रही है, क्या है, as distinct from the individual written or printed text that instantiate the work. अब ये जो वर्क है वो स्वयं में क्या है, ये क्लियर है किससे, फ्रॉम द इंडिविजुअल रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट, यानी ऑथर जब किसी चीज को लिखेगा तो वो क्या है, ऐसे तो है नहीं कि हाँ वो बैठा रहा और किस चीजों को लिखने लगा, ऐसा नहीं होता है। जब आप कुछ लिखते हैं तो ऐसा आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। आप देखते हैं जब कोई बुक लिखी गई होती है तो उसके लास्ट में जो बिब्लियोग्राफी सेक्शन होता है उसमें कितनी ज्यादा चीजें ऑथर पढ़ा होता है और उसको मेंशन करता है। कभी रामचंद्र गुहा की जो इंडिया आफ्टर गांधी है, या द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, या कोई भी आप किताबें पढ़ेंगे या आप देख ही लीजिए, ठीक है, तो आप देखेंगे कि उनकी कम से कम 100 पेज की तो बिब्लियोग्राफी है। इसका मतलब क्या, और 100 पेज पे कम से कम 20 किताबों के नाम आ रहे हैं, कितना पढ़ते होंगे वो। तो क्या है, एज डिस्टिंक्ट क्लियर है फ्रॉम द इंडिविजुअल रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट, कि किसी के द्वारा लिखे गए और प्रिंटेड टेक्स्ट मतलब छपे हुई किताबों से, दैट इंस्टेंटिएट द वर्क। इंस्टेंटिएट का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस द वर्क, यानी ऑथर क्या करता है, वो बहुत सारी किताबों को पढ़ करके जो छपी हुई हैं उस वर्क को प्रोड्यूस करता है, और जो वर्क है रिमेन्स वो बना रहता है, यानी जो किताब है ऑथर की अब जो लिख करके आ गई वो बनी रहती है, क्या देखिए, सॉलिली, सॉली का मतलब क्या, उसकी खुद की, ठीक है, स्वयं की, अ प्रोडक्ट, एक ऐसा उत्पाद क्रेडिटेड टू द ऑथर, यानी जिसके प्रोड्यूस होने का जो क्रेडिट है वो ऑथर को दिया जाता है, और कैसे, एज इट्स ओरिजिनेटर, कि वही क्या है, इसको उसने बनाया है, एज इट्स ओरिजिनेटर, इवन यहां तक कि इफ ही और सी टर्न्स ओवर द राइट्स टू पब्लिश, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, टर्न्स ओवर द राइट्स, वो अपने राइट्स यानी अधिकार को क्या करे, बेच दे, ठीक है, या दे दे, हैंड ओवर कर दे, टू पब्लिश, प्रकाशित करने के लिए उसको, एंड प्रॉफिट, और मुनाफा कमाने के लिए, फ्रॉम द प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द वर्क टू समवन एल्स, किसी और को, यानी ऑथर क्या करता है, वो किसी किताब को लिखता है और लिखने के बाद वो उस राइट्स को, ये यानी कि मेरी किताब है, उसको पब्लिशर को दे देता है छापने के लिए, ताकि उसको क्या कर सके, ठीक है, उससे प्रॉफिट मिल सके, उसे लाभ मिल सके, समझ रहे हैं। लेकिन हमेशा हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे ऑथर को कि ये उसके द्वारा लिखी गई किताब है। एमएच अब्राम्स ने क्या किया, किताब को पढ़ा, बहुत सारी किताबों को, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस बुक को लिखा, समझ रहे हैं। अब ये बुक पब्लिकेशन में आ गई, पब्लिश किया किसने इसको, सिंगेज लर्निंग ने इसको पब्लिश किया, ठीक है, सिंगेज लर्निंग ने इसको पब्लिश किया, ठीक है। अब ये हुआ कि राइट्स एमएच अब्राम्स ने सिंगेज लर्निंग को दे दिए कि इसको भैया आप प्रकाशित कर दीजिए, पब्लिश कर दीजिए। अब ये किताब पब्लिश हो गई, लेकिन प्रॉफिट्स जो है, जिसको हम, ठीक है, रॉयल्टी कहते हैं, प्रॉफिट जो होता है बुक का, वो एक उसकी एक अच्छा वर्ड है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, रॉयल्टी बोलते हैं। तो वो रॉयल्टी जो है वो ऑथर को जाती रहती है, और वो पब्लिशर और जो ऑथर है उसके बीच में एक म्यूचुअल कंसेंट रहता है कि हाँ भाई इतने परसेंट अगर मुनाफा होगा, इतनी किताब जो छप रही है उसका जो मुनाफा होगा, इसका इतने परसेंट हम आपको देंगे और इतना परसेंट हम रखेंगे, क्योंकि आपने लिखा है और हमने क्या किया है, इसको पब्लिश किया हुआ है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से चीजें हैं। अब आगे देखिए, एंड इन सो फार, ठीक है, एंड इन सो फार एज द लिटरेरी वर्क, और देखिए इन सो फार का मतलब जहां तक, इन सो फार का मतलब क्या है, जहां तक, द लिटरेरी वर्क टर्न्स आउट टू बी ग्रेट एंड ओरिजिनल, और जो लिटरेरी वर्क है वो कितना भी ग्रेट में हो जाए, समझ रहे हैं, और ओरिजिनल रहे, वो ग्रेट का मतलब वो एकदम से क्या हो जाए, उसको बुकर मिल जाए, साहित्य अकेडमी मिल जाए, ठीक है, नोबल मिल जाए, तो क्या होता है, द ऑथर हु हैज कंपोज्ड द वर्क, ठीक है, वो लेखक जिसने उस वर्क को कंपोज किया है, इज डिजर्वली अकॉर्डेड हाई कल्चरल स्टेटस एंड अचीव्स लास्टिंग फेम, लास्टिंग फेम, लास्टिंग मतलब क्या, हमेशा बनी रहने वाली, यानी कि अगर वो किताब क्या होती है, ठीक है, वो जितना ऊंचे तक जाएगी, यानी उसको बुकर मिल गया, नोबल मिल गया, साहित्य अकेडमी मिल गया, या कोई द हिंदू अवार्ड मिल जाता है,
तो क्या होता है, ये जो ऑथर है वो क्या होता है, डिजर्वडली अकॉर्डेड हाई कल्चरल स्टेटस, उसका जो स्टेटस होता है वो एकदम ऊंचा जाता है एंड अचीव्स लास्टिंग फेम, और कैसा वो, बहुत अधिक ज्यादा मात्रा में फेम उसे मिलती है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से वो चीजें हैं। ये क्या है, ये आपको एक ऐसी चीज है जो एक आपको बहुत अच्छे लेवल तक लेके जा सकती है। जितना ज्यादा किताब की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा ऑथर की वैल्यू होगी। हमारे यहाँ जब भी हम नाम लेते हैं रुश्दी का, अमिताभ घोष का, रोहिंटन मिस्त्री का, महेश दत्तानी का, तो ये सारे नाम इसलिए आते हैं क्योंकि ये अपनी बुक की वजह से उस फेम को अचीव किए हैं। अब आगे देखिए, सिंस द 1960s, बात करें 1960 से, तो क्या है, दिस वे ऑफ कंसीविंग एन ऑथर, ठीक है, दिस वे ऑफ कंसीविंग एन ऑथर हैज बीन पुट टू रेडिकल क्वेश्चन बाय अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल एंड पोस्ट स्ट्रक्चरल थियरिस्ट्स। 1960 से क्या बात हुई है, देखिए कि ये जो कॉन्सेप्ट था हमारे पास अभी तक ऊपर हमने ये जो माना है, उसको क्या किया गया, पुट टू रेडिकल क्वेश्चन, पुट टू रेडिकल क्वेश्चन, इसमें क्या किया गया है, बहुत सारे, ठीक है, गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए, किसके द्वारा, जो स्ट्रक्चरल या पोस्ट स्ट्रक्चरल थियरिस्ट हैं, यानी ये क्या है, क्रिटिसिज्म की ब्रांच है, स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, हु पोजिट द ह्यूमन सब्जेक्ट, जो क्या करते हैं, हु पोजिट the human subject not as an originator and shaper of a work, पोजिट का मतलब कंसीडर, जो मानते हैं, या समझ लीजिए आप जो रखते हैं, कौन, ये जो स्ट्रक्चरल या पोस्ट स्ट्रक्चरल थियरिस्ट हैं, ये मानते हैं इंसानों को क्या, नॉट एज एन ओरिजिनेटर। अभी तक हम क्या मानते थे, किताब को ऑथर ने ओरिजिनेट किया है, लेकिन इन थियरिस्ट ने इस बात को इनकार कर दिया। उन्होंने क्या कहा, ये जो ऑथर होते हैं ह्यूमंस, वो उसके ओरिजिनेटर नहीं हैं, या उन्होंने उस वर्क को सेप आकार नहीं दिया है, बल्कि क्या है, एज अ स्पेस, वो क्या है, एक महज स्थान है, उसमें इन विच कन्वेंशंस, जहां पर परंपराएं, कोड्स एंड सर्कुलेटिंग लोक्यूशंस, और क्या, सर्कुलेटिंग लोक्यूशंस जो हैं, समझ रहे हैं, और जो ये हमारे आसपास घूम रही, ठीक है, सर्कुलेटिंग मतलब क्या है, जो घूम रही, जो क्या है, बहुत सारी परिस्थितियां हैं, लोक्यूशंस, प्रेसिपिटेट, समझ रहे हैं, क्या करती हैं, प्रेसिपिटेट मतलब ये घटित होने देती हैं, घटित होने देती हैं, बल्कि कह सकते हैं जल्दी घटित होने देती हैं, इनटू अ पार्टिकुलर, किसमें, एक विशेष टेक्स्ट, समझ रहे हैं, विशेष टेक्स्ट में, और एल्स एज अ साइट वेयर इन देयर कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, मीटिंग, एंड आर रिकॉर्डेड द कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट्स, ये बहुत बड़ा, समझ रहे हैं, वर्ड है, कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट्स, डिस्कर्सिव फॉर्मेशंस, समझ रहे कैसे, डिस्कर्सिव फॉर्मेशंस, और क्या, एंड कॉन्फ़िगरेशन, यानी किसी चीज को कैसे बनाया गया है, ऑफ पावर प्रिवलेंट इन अ गिवन कल्चरल एरा। सोचिए किस तरीके से इन्होंने उस शब्द की, किताब के मायने ही बदल दिए इन थियरिस्ट्स ने या लेखक के। हमारे पास क्या था, हम मानते थे कि इस किताब को, ठीक है, या इस शेर को, हम पहले, हमारे पास एक बात होती थी, ये पोयम कितनी बेहतरीन लिखी गई है, पोएट कितना, ठीक है, शानदार है जिसने इस पोयम को लिखा हुआ है। तो लोगों ने कहा कि पोयम्स को लेखक नहीं लिखता है, बल्कि परिस्थितियां होती हैं जो लेखक को मजबूर करती हैं कि वो उस चीज को लिखे। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या, कन्वर्ज होती हैं, मीट करती हैं, रिकॉर्ड हो जाती हैं, एंड द कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट्स, और संस्कृति जो है हमारी, वो क्या करती, कॉन्स्ट्रक्ट जो बनी हुई है बहुत सारी चीजों से, और उसमें डिस्कर्सिव फॉर्मेशंस, ऐसी चीजें हैं जो क्या है, डिस्कर्सिव मतलब असंबद्ध, डिस्कर्सिव का मतलब क्या है, असंबद्ध, जो अभी तक जुड़ी नहीं थी एक दूसरे से, ठीक है, फॉर्मेशंस एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पावर, और जो क्या है, शक्ति का, ठीक है, शक्ति का जो संगठन है, कह सकते हैं, प्रिवलेंट इन अ गिवन कल्चरल एरा, यानी कि अगर आप 1960 में कोई किताब पब्लिश हो रही है, तो उस एरा में जो क्या है, जो क्या है, पावर है, सत्ता की जो ताकत है, ठीक है, जो ताकत है, उसका क्या रोल रहा है, इसका मतलब कि क्या है, परिस्थितियां कैसी रही हैं जिन्होंने इस टेक्स्ट को होने के लिए मजबूर किया है।
समझ रहे हैं? कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ पावर प्रिवेलेंट इन अ गिवन कल्चरल एरा। अब आगे देखिए, द ऑथर इज सेड टू बी, ऑथर को कहा जाता है क्या? द प्रोडक्ट। समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ी बात है, आप समझिए, इस लाइन को अंडरलाइन करिएगा। ऑथर को क्या कहा गया? क्यों क्या है? टू बी द प्रोडक्ट रादर देन द प्रोड्यूसर ऑफ अ टेक्स्ट। वो क्या है? वो खुद एक प्रोडक्ट है, वो प्रोड्यूसर नहीं है। वो किसी टेक्स्ट को प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बल्कि वो खुद एक प्रोडक्ट है। एंड इज ऑफन रीडिस्क्राइब्ड, और उसको प्रायः हमने रीडिस्क्राइब किया गया कैसे? एज एन इफेक्ट और फंक्शन engendered by the internal play of textual language। समझ में क्या है? engender मतलब उत्पन्न, by the internal play of textual language, ये जो भाषा वो इस्तेमाल कर रहा है टेक्स्ट में, समझ रहे हैं, उसका क्या हुआ है? उसका एक प्रभाव पड़ा है और वो ऑथर उत्पन्न हुआ है। किताब को ऑथर ने उत्पन्न नहीं किया, बल्कि सॉरी, ऑथर, हाँ, किताब को ऑथर ने उत्पन्न नहीं किया, बल्कि ठीक है, किताब ने क्या किया? ऑथर को उत्पन्न किया हुआ है। समझ रहे हैं? ऑथर ने किताब को नहीं बनाया, किताब ने ऑथर को बनाया, परिस्थितियों ने बनाया। समझ रहे हैं? फेमसली, बहुत प्रसिद्ध रूप से कौन? 1968 में रोलैंड बार्थ्स, ठीक है, रोना बार्थ इन्हें हम कहते हैं, डेथ ऑफ द ऑथर आप जानते होंगे, ठीक है, प्रोक्लेम्ड एंड सेलिब्रेटेड। प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है? किसी चीज को, ठीक है, पब्लिकली अनाउंस करना, टू अनाउंस समथिंग पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से घोषणा करना। एंड सेलिब्रेटेड द डेथ ऑफ द ऑथर, क्या किया? द डेथ ऑफ द ऑथर जैसे टेक्स्ट को लिखा। whom he described, जिन्होंने इसको बताया क्या है? एज अ फिगर, ये कैसी चीज है? इन्वेंटेड बाय क्रिटिकल डिस्कोर्स इन ऑर्डर टू लिमिट द इनहेरेंट फ्री प्ले ऑफ द मीनिंग्स इन अ रीडिंग, सॉरी, इन रीडिंग अ लिटरेरी टेक्स्ट। देखिए उन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या समझाया? दैट डिस्क्राइब्ड एज अ फिगर। समझ रहे हैं कि इन्होंने ऑथर को क्या बताया? इन्होंने बताया कि वो क्या है? एज अ फिगर, ठीक है, इन्वेंटेड बाय क्रिटिकल डिस्कोर्स। समझ रहे हैं? जो क्या है? बाय क्रिटिकल डिस्कोर्स, यानी जो क्या है? क्रिटिकल डिस्कोर्स हैं, उनके द्वारा वो इन्वेंट किया गया है। इन ऑर्डर टू लिमिट, समझ रहे हैं, द इनहेरेंट फ्री प्ले ऑफ द मीनिंग्स इन रीडिंग अ लिटरेरी टेक्स्ट। अगर आप किसी रीडर को क्या करेंगे? ऑथर के बारे में बता देंगे। द डेथ ऑफ द ऑथर न्यू क्रिटिसिज्म के अंतर्गत लिखा गया था, जहां पर क्या है? मतलब कि ऑथर है ही नहीं। आप ये मान लीजिए, अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटर नबी को पढ़ रहे हैं, और अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ लेंगे, तो उस पोयम के जो मायने हैं वो गायब हो जाएंगे, असली जो मायने हैं, क्योंकि आप फिर क्या करेंगे? रोमांटिक एज और वर्ड्सवर्थ के हिसाब से उस पोयम को डिफाइन करना शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं? तो ये जो क्या है? इनहेरेंट फ्री प्ले ऑफ द मीनिंग है। समझ रहे हैं कि आप किसी पोयम को या जब किसी लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं, तो उसका क्या है? जो एक इनहेरेंट अंतर्निहित फ्री प्ले है, किसका? मीनिंग का। अगर आप ऑथर के बारे में जान जाएंगे, तो आप उसको लिमिट में कर देंगे, यानी सीमित कर देंगे। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। डेथ ऑफ द ऑथर में रोना बार्थ ने ये कहा, उन्होंने कहा कि अगर आप किसी ऑथर को जान जाएंगे, समझ रहे हैं, तो ऑथर को जानने के बाद परिणाम ये निकलता है कि जो फ्री प्ले है किसका? मीनिंग का, अर्थ का, उसको आप क्या कर देते हैं? लिमिटेड कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। इसलिए जब भी आप किसी लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़िए, तो हम, बात आई थी ना कौन सी? आपको पता होगा, वर्ड्स ऑन द पेज की बात करते हैं। वर्ड्स ऑन द पेज का मतलब, सिर्फ आपको मतलब है कि जो पेज पर शब्द हैं वो कौन से हैं। दुनिया की बातों से आपको बिल्कुल भी मतलब नहीं है। आपका मतलब है क्या? वर्ड्स ऑन द पेज, बस। ठीक है, ऑथर गया, गायब है। अगर आप ऑथर के बारे में बात करेंगे, आप जानेंगे उसको, आप उसके हिसाब से पोयम को फिर डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। इसलिए प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म लोगों को सिखाया जाता है, जहां पर, समझ रहे हैं, क्या बातें होती हैं कि बगैर ऑथर का या किसी टेक्स्ट का नाम बताए हुए लोगों के सामने कुछ चीजें रखी जाती हैं, और वो उसको डिफाइन करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में बहुत बढ़िया इस चीज को सिखाया गया, जो लोग उससे जुड़े होंगे वो जानते होंगे। देखिए, स्ट्रक्चरलिस्ट या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के अंतर्गत आप इस चीज को देख सकते हैं। अब आगे देखिए, इन एन इन्फ्लुएंशियल एसे, ठीक है, बहुत प्रभावशाली एसे कौन सा है? व्हाट इज एन ऑथर? ऑथर क्या है? रिटन इन 1969, जिसको 1969 में लिखा गया। माइकल फुको, ठीक है, फुको, इन्होंने बहुत फेमस किताब लिखी है, पावर, और इसी के वो क्रिटिक भी हैं। रेज द क्वेश्चन, उन्होंने सवाल उठाया क्या? ऑफ द हिस्टोरिकल, जो एक ऐतिहासिक हमारे पास परंपरा चली आ रही है, किसकी? कमिंग इनटू बीइंग ऑफ द नोशन ऑफ ऑथर। जब ये चीजें अस्तित्व में आ जाती हैं, क्या? ऑफ द नोशन ऑफ ऑथर, कि लेखक कौन है।
समझ रहे हैं किसका, लेखक कौन है। और क्या, दैट इज ऑफ द इमरजेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ द ऑथर फंक्शन। किसका, इमरजेंस यानी जब उद्गम होता है, उद्भव होता है, उद्गम, और इवोल्यूशन विकास होता है किसका, ऑफ द ऑथर फंक्शन। ठीक है, कि ऑथर का कार्य क्या है विद इन द कोर्स डिस्कोर्स ऑफ आवर कल्चर, हमारी जो संस्कृति है उसकी जो है चलन में। देखिए, द इन्वेस्टिगेशन वुड इंक्लूड सच इंक्वायरीज, तो ये जो छानबीन है वो ऐसी इंक्वायरीज जो है इंक्लूड करती है, कैसे, हाउ द ऑथर बिकेम इंडिविजुअलाइज्ड, ऑथर जो है वो कैसे इंडिविजुअल हो गया, व्हाट स्टेटस ही हैज बीन गिवन, उसको आपने कौन सा स्टेटस दिया हुआ है, व्हाट सिस्टम ऑफ वेलराइजेशन, समझ रहे हैं, वेलराइजेशन का मतलब क्या, किसी चीज की वैल्यू के बारे में सोचना, किसी चीज की वैल्यू के बारे में सोचना, समझ रहे हैं क्या, व्हाट सिस्टम ऑफ वेलराइजेशन इन्वॉल्व्स द ऑथर, ठीक है, जो ऑथर को इन्वॉल्व करता है, एंड हाउ द फंडामेंटल कैटेगरी, और जो मौलिक कैटेगरी किसकी, ऑफ द मैन एंड हिज वर्क क्रिटिसिज्म बिगेन, द मैन एंड हिज वर्क क्रिटिसिज्म बिगेन। तो आप समझिए कि ये इंसान कौन है, और उसका लेखक, सॉरी, उसका जो वर्क है, उसने कौन सी किताब लिखी हुई है, उसका क्रिटिसिज्म शुरू हुआ। ठीक है, फूको ने क्या किया, इन सब पे सवाल उठाया कि आप ऑथर को क्या मानते हैं, आप उसको किस कैटेगरी में रखते हैं, कौन सी सोशल कैटेगरी है जिसमें आप उसे मानते हैं, समझ रहे हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है, व्हाट इज एन ऑथर, ठीक है, लेखक कौन है, लेखक कौन है, और उसमें देखिए कौन कौन से सवाल देखें, कमिंग इनटू बीइंग ऑफ द नोशन ऑफ ऑथर, कैसे वो ऑथर बन गया, समझ रहे हैं, और क्या, विद इन द, सॉरी, ऑथर फंक्शन क्या है, समझ रहे हैं, और कैसे ठीक है, हाउ द ऑथर बिकेम इंडिविजुअलाइज्ड, ऑथर कैसे इंडिविजुअल हो गया, उसका स्टेटस क्या है, कौन सी ऐसी चीज है, ठीक है, जो क्या कर रही है, उस चीज को बना रही है ऑथर, और क्या, और ये जो फंडामेंटल कैटेगरी है कि ऑथर, पहले हम ऑथर मानेंगे, फिर उसका वर्क, उसके बाद उसका क्रिटिसिज्म करेंगे, क्यों भाई, आपको इसकी जरूरत क्या है, इस मैन की जरूरत क्या है। अगर आप किसी चीज को जानना चाहते हैं तो आप सिर्फ टेक्स्ट पे फोकस करिए, आपको ऑथर से क्या मतलब है, ऑथर को जानने का मतलब आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को सीमित कर रहे हैं। तो ये फुको ने इन सब पर क्या किया, क्वेश्चन मार्क लगाया कि हम ऑथर को जानेंगे ही नहीं, ऑथर से हमें कोई मतलब नहीं है। अब आगे देखिए, फुकोस एसे, जो फुको का एसे है, एंड एग्जाम्पल, उदाहरण, गेव इम्पेटस, समझ रहे हैं, गेव इम्पेटस का मतलब एनर्जी, इसने बल दिया, ठीक है, ऊर्जा दी किसको, टू अ नंबर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज, बहुत सारे ऐतिहासिक अध्ययन को, विच रिजेक्ट द नोशन, जो इस विचारधारा को, ठीक है, त्याग देते हैं, दैट द प्रिवेलिंग कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथरशिप, ये जो प्रिवेलिंग कॉन्सेप्ट है किसका, ऑथरशिप का, हमारे पास जो मौजूदा ऑथरशिप का जो विचार है, इज ईदर नेचुरल, समझ रहे हैं, इज ईदर नेचुरल, वो या तो प्राकृतिक है, और नेसेसिटेटेड बाय द वे थिंग्स आर, या उसको हमने आवश्यक बना दिया जो चीजें जैसी हैं उसके हिसाब से। समझ रहे हैं, फूको का जो ऐसे है, उसने क्या किया, बल दिया किस चीज को लेकर के, अ नंबर ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज, बहुत सारे ऐतिहासिक ऐसे अध्ययन हुए जो क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, त्याग देते हैं ऑथर का जो प्रिवेलिंग कॉन्सेप्ट है, कि ऑथर भैया क्या कहता है, कि ऑथर ये है कि उसने किताब को लिखा और वो ऑथर हो गया, समझ रहे हैं, वो क्या मानते हैं, इज ईदर नेचुरल, ठीक है, ऑथरशिप क्या है, इज ईदर नेचुरल और नेसेसिटेड बाय द थिंग्स आर। अब देखिए, इंस्टेड, इसके बजाय, देखिए इस जिसको रिजेक्ट कर रहे हैं उसके बजाय कुछ सोचेंगे भी, हिस्टोरिसिस्ट्स कंसीव, जो हिस्टोरिसिज्म के जो हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो कंसीव मतलब कंसिडर करते हैं ऑथरशिप, ऑथरशिप को कैसे, टू बी अ कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट, ये बहुत बड़ा टर्म है, कौन सा, कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट, ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट्स दैट इमर्ज्ड एंड चेंज्ड ड्रास्टिकली इन अकॉर्डेंस विथ changing economic conditions, social circumstances, and institutional arrangements for the writing and distribution of books over many centuries in the Western world. अब आप समझिए, इन्होंने क्या माना कि ऑथर क्या है, ऑथरशिप क्या है, कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट है, दैट इमर्ज, जो विकसित हुई और चेंज ड्रेस्टिकली, इसका मतलब कि वो परिवर्तित भी हुई बहुत अलग तरीके से, बहुत तेजी से, इन अकॉर्डेंस, इन अकॉर्डेंस मतलब किसके अनुसार, विथ चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, जो बदलती आर्थिक परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से। बहुत सारे ऑथर्स ने झूठ बेचा आपको, ऑथर किताब को लिखता है ताकि क्या हो, उसकी किताब हिट हो,
और जो चीजें ईमानदारी से होती हैं वो तो आप जानते हैं कि क्या होगा, अगर कोई बिजनेसमैन है वो ईमानदारी से अपनी चीजें चलाएगा तो वो चलने वाली नहीं होती हैं। गंजे को कंघी बेचना है, अंटार्कटिका में फ्रिज बेचनी है, ऐसी जगहों पर अगर आप चीजों को बेचेंगे तो आप क्या करेंगे, आप बहुत सारा झूठ उसमें लिखेंगे। समझ रहे हैं? तो ये जो ऑथरशिप है वो क्या है, कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट है। और जो क्या होता है, चेंज होती है बहुत तेजी से, किसके अनुसार, चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उनके बदलने से, सोशल सर्कमस्टेंसेस, सामाजिक परिस्थितियां हैं उनके, एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। और ये जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं यानी जो समाज में व्याप्त, ठीक है, ढोंग है, बहुत चलन है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स का मतलब क्या है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समाज में व्याप्त हैं, फॉर द राइटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स, इसको, किताब को लिखने या उसके बंटने को लेकर के, ओवर मेनी सेंचुरीज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड में यानी पश्चिमी, ठीक है, संसार में बहुत सारी सेंचुरी से, सदियों से, समझ रहे हैं। ये जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, समाज में ऊंच नीच की भावना है, धर्म की भावना है, जातिगत भावना है, उसके हिसाब से जो चीजें हैं कुछ सीमित लोगों तक ही रही थी। और ये, ठीक है, क्या हुआ है, यूरोप में, वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारी सदियों से ऐसे होता आया। अब आप समझिए कि जब तक, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन नहीं हुआ था, मैन्युस्क्रिप्ट लिखी जाती तो कितने लोग पढ़ाई करते थे, तो जो लेखक था, तो उस लेखक को लेखक बनने में क्या जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वो योगदान नहीं दी, उन्होंने ही योगदान दिया, सामाजिक परिस्थितियों ने योगदान दिया, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स ने दिया, उच्च वर्ग के पास सब चीजें हैं, ठीक है, थी मान लीजिए, और वो बौद्धिक हो गया, विकसित हो गया, लेकिन जो क्या है, निम्न वर्ग का था वो बौद्धिक नहीं हो पाया। तो ये बताती हैं बातें, और ये चीजों पे क्वेश्चन मार्क लगता है। कल्चरल हिस्टोरियंस जो हैं हैव एम्फसाइज्ड द इम्पोर्टेंट रोल, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एम्फसाइज किया है, जोर दिया है किसको लेकर के, द इम्पोर्टेंट रोल, जो एक जरूरी, ठीक है, रोल है, समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्स्ट्रक्टिंग एंड रिकॉन्स्ट्रक्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑथर। ये जो कल्चरल हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या दिया, ठीक है, उन्होंने बल दिया है, वो जो महत्वपूर्ण रोल है किसमें, कॉन्स्ट्रक्शन में और रिकॉन्स्ट्रक्शन में, किसके, द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑथर, ये अवधारणा की ऑथर होता क्या है, ऑफ सच हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स, ठीक है, ये जो ऐतिहासिक विकास हुए इसको लेकर के, ठीक है। अब आगे देखिए, पॉइंट में दिया उन्होंने, द शिफ्ट फ्रॉम एन ओरल टू लिटरेट कल्चर, पहले हमारे पास कैसी थी, मौखिक संस्कृति थी, यानी हमारे पास जो किताबें हैं वो भी मौखिक ही थी, बहुत सारी ऐसी गाने होते हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हो रहे हैं, ट्रांसमिट हो रहे हैं ओरली। बैलेड आप जानते ही हैं, उसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है, आगे आने वाला भी है चम। और आगे देखिए, इन द फॉर्मर, फॉर्मर बात करिए मौखिक चीजों में, तो क्या हो रहा है, द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑथर, ठीक है, उस लेखक की जो पहचान है, क्या है, प्रिज्यूमली वाज नॉट इंक्वायर्ड आफ्टर, उसकी इंक्वायरी की ही नहीं गई, समझ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गाने जो हैं, जो चलन में आए, ट्रांसमिशन हुआ उनका एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन का, तो उनके ऑथर कौन थे, उनके ऑथर के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। बाकी देखिए, सिंस द इंडिविजुअल बार्ड और मिनिस्ट्रल इम्प्रोवाइज्ड बाय रेफरेंस टू इनहेरिटेड सब्जेक्ट, सिंस द इंडिविजुअल बार्ड, ठीक है, या जो है व्यक्तिगत कवि था, और मिनिस्ट्रल मतलब जो क्या है, जो मेडिवल एज के सिंगर्स थे, ठीक है, जो मेडिवल एज के सिंगर्स थे, इम्प्रोवाइज्ड, जो इन्होंने क्या किया, इम्प्रोवाइज किया, बाय रेफरेंस टू इनहेरिटेड सब्जेक्ट मैटर फॉर्म्स एंड लिटरेरी फॉर्मूला, यानी जब तक क्या हुआ, मेडिवल एज में चीजें नहीं हुई तब तक लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। आप ओरल पोएट्री को देख लीजिए, इन अ कल्चर, एक ऐसी कल्चर में, वेयर एटलीस्ट, जहां पर कम से कम अ सब्सटेंशियल सेगमेंट, मतलब कैसा, अ सब्सटेंशियल मतलब अच्छा खासा, सेगमेंट मतलब जो भाग है, ऑफ द पॉपुलेशन कैन रीड द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूरिंग टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ रिटन स्क्रॉल्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स जनरेटेड इंक्रीजिंग interest in the individual responsible for producing the work that was thus recorded। अब आप समझिए, कह रहा है ऑथर यहाँ पे, ठीक है, कि क्या है, एक ऐसी संस्कृति में जहां पर क्या है, कि जब तक एक अच्छा खासा समाज का जो हिस्सा है, जब तक वो क्या कर नहीं सकता, पढ़ लिख नहीं सकता है, या जब तक पढ़ सकता है वो, द प्रोडक्शन ऑफ इंड्योरिंग टेक्स्ट, तो जो, ठीक है, प्रोडक्शन है उस टेक्स्ट का, उस बुक का, इन द फॉर्म ऑफ रिटन स्क्रॉल्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है, जो
मस्त लिखी थी, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट में जनरेटेड इंक्रीजिंग इंटरेस्ट, ठीक है, उसने क्या किया, जनरेट किया एक इंटरेस्ट को इन द इंडिविजुअल, उस इंसान के अंदर, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द वर्क दैट वाज दस रिकॉर्डेड, ठीक है, जब क्या हुई, बहुत सारी चीजें एग्जिस्टेंस में आई, लोगों ने पढ़ा, तब जाकर के उन्होंने क्या किया, उन चीजों को लिखना शुरू किया। यानी कि जब तक एक अच्छा खासा सेगमेंट सोसाइटी का पढ़ लिख नहीं सकता है, तब तक आप कैसे मान सकते हैं कि हाँ कोई टेक्स्ट प्रोड्यूस हो सकता है। अगर वो हो भी हो रहा है तो वो एक क्या हो रहा है, कल्चरल कॉन्स्ट्रक्ट में बंधा हुआ है, इकोनॉमी उसको गवर्न कर रही है, तो इस तरीके से वो चीजें होती हैं। मेनी वर्क्स, बहुत सारे ऐसे वर्क्स इन मैन्युस्क्रिप्ट, जो मैन्युस्क्रिप्ट में हावेवर हालांकि सर्कुलेटेड फ्रीली, इनको क्या किया गया, बहुत, ठीक है, फ्रीली सर्कुलेट किया गया, एंड वर ऑफन अल्टर्ड इन ट्रांसक्रिप्शंस, लेकिन क्या किया गया, ट्रांसक्रिप्शन जब उनको किया गया, यानी फिर से जब लिखा गया तो बदल दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि ऑथरशिप को आप कैसे मान सकते हैं वहां पर, कि एक जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो किसी दूसरे के हाथ में गई, उसने क्या किया, उसको चेंज कर दिया गया, चेंज कर दिया विद लिटिल रिगार्ड, ठीक है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया टू द इंटेंशंस, इरादों पर, और फॉर्मुलेशंस ऑफ द ओरिजिनेटर ऑफ द वर्क, समझ रहे हैं, यानी जिस इंसान ने उस चीज को लिखा हुआ है, या जिस इंसान ने उस चीज को किस उद्देश्य से प्रस्तुत किया हुआ है, बनाया हुआ है, हमने उस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, हमने कुछ सोचा ही नहीं कि हाँ इसका क्या मतलब है, हम अपने हिसाब से अपनी चीजें बेचने के लिए उसको क्या करते रहे, बदलते रहे। आगे देखिए, द शिफ्ट, ठीक है, जो चेंज आया, बदलाव आया, इन द कोर्स ऑफ द 15th एंड 16th सेंचुरी, 15वीं और 16वीं शताब्दी में, फ्रॉम अ प्राइमरली मैन्युस्क्रिप्ट कल्चर, मुख्यतः कौन सी संस्कृति है, मैन्युस्क्रिप्ट वाली कल्चर से हम कहा जा रहे हैं, प्राइमरली प्रिंट कल्चर, मुख्यतः कहां पर, प्रिंट कल्चर, यानी कि अब आपके पास, ठीक है, छापे खाने वाली चीजें आ गई, प्रिंटिंग प्रेस आपका आ गया। अब आप जानते ही हैं 15th सेंचुरी में ही, 1476 में, 1476 में विलियम कैक्सटन क्या करता है, प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में लगा देता है, और हम क्या कर रहे हैं, अब हम मैन्युस्क्रिप्ट वाली कल्चर से प्रिंट कल्चर में आ गए हैं, समझे, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, सॉरी, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग ग्रेटली एक्सपीडेटेड, बहुत बृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर, एक्सपीडेटेड का मतलब, ठीक है, बल दिया, शुरू कर दिया, द मैन्युफैक्चर एंड डिसेमिनेशन, डिसेमिनेशन का मतलब क्या है, फैलाव, मैन्युफैक्चर का मतलब बनाना, ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट, यानी अब क्या हुए, बहुत सारे टेक्स्ट बनने लगे, मैन्युफैक्चर होने लगे, और उनको फैलाया जाने लगा, एंड सो मल्टीप्लाइड द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ लिटरेरी वर्क्स, और इस तरीके से जो लिटरेरी वर्क्स के प्रोड्यूसर थे वो बढ़ गए, यानी जब लोगों ने पढ़ा, आम लोगों ने चीजों को पढ़ा, तो उन्होंने भी लिखना शुरू किया, समझ रहे हैं, एंड मेड फाइनेंशियली इंपॉर्टेंट द establishment of the identity and inability of an individual writer in order to invite support for that individual by contemporary system of aristocratic and noble patronage। अब समझिए क्या होता है, and made financially important, और उन्होंने इस चीज को वित्तीय रूप से महत्वपूर्ण बना दिया, किस चीज को, establishment of the identity, एक पहचान स्थापित हो गई, एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल राइटर, ठीक है, और एक जो विशेष स्वयं जो लेखक है उसकी पहचान क्या है, इन ऑर्डर टू, ताकि क्या हो सके, इनवाइट सपोर्ट फॉर दैट इंडिविजुअल, यानी इस लेखक के लिए ताकि सपोर्ट आ सके, कहां से, बाय द कंटेम्पररी सिस्टम, उस समय जो समकालीन सिस्टम था, ठीक है, गवर्नेंस, वहां से, कहां पर, ऑफ अरिस्टोक्रेटिक, यानी कि जो राजा महाराजा होते थे उनके यहां से, एंड नोबल पैट्रोनेज, आपको पता होगा सर फिलिप सिडनी वगैरह क्या करते थे, वो एक नोबल पैट्रोनेज देते थे, उनके जो वर्क्स हैं, हो सकता है कि उन्होंने स्वयं ना लिखे हों, उन्होंने हायर किया हो लोगों को लिखने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसे होते हैं लेकिन वो चीजों को लिख नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, चीजों को हायर करते हैं, लोगों को हायर करते हैं कि उनकी बातों को लिख सकें। अब ऑथर की पहचान हो गई, प्रिंटिंग प्रेस आने से ऑथर क्या हुआ, वो पहचान उसके पास हो गई, वो रिकॉग्नाइज्ड हो गया, और जब वो रिकॉग्नाइज्ड हो गया तो उसने उस कंटेम्पररी सिस्टम से या अरिस्टोक्रेटिक नोबल पैट्रोनेज से पैसे की डिमांड भी करनी शुरू कर दी, कि आप भैया मुझे पेमेंट पेमेंट करिए, और हम क्या करेंगे, हम चीजों को लिखेंगे। सुको, सुको इन एडिशन, ठीक है, क्या किया, प्रपोज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्यूनिटिव फंक्शन, समझ रहे हैं, प्यूनिटी का मतलब क्या है, एक दंडात्मक, ठीक है, फंक्शन शुरू किया, इन फॉस्टरिंग द कॉन्सेप्ट, इस विचार को डेवलप होने में, किसके, ऑफ एन ऑथर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ऑथर की जो जिम्मेदारी है, किसको लेकर के, इन ओरिजिनेटिंग अ वर्क,
किसी वर्क को उत्पन्न करने में, which served the interests of the state in fixing on a particular individual the blame for transgressive or subversive ideas। समझे, इस तरीके से उन्होंने बातें की। ठीक है, अब आगे देखिए तीसरा नंबर जो है द इम्फेसिस। ठीक है, जो आज इम्फेसिस किया जा रहा है इन रिसेंट रिसर्च, आज की जो रिसर्च है ऑन द डिफिकल्टीज इन एस्टेब्लिशिंग इन वेरियस पीरियड्स just who was the originator of what parts of an existing literary text, which was often in effect the product of multiple collaborators, censors, editors, printers and publishers, as well as of successive revisions by the reputed author। मल्टीपल ऑथरशिप को देखिए, टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म को। अब देखिए अब क्या है, रिसेंट रिसर्च जो आई on the difficulties in establishing in various periods just who was the originator of what parts of an existing literary text। आज की क्या बात है उसमें कि किसी एक सेक्शन को या पूरी आप किताब को मान लीजिए, वहां पर असल में ऑथर कौन है इसको आप कैसे स्टैब्लिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑथर ने लिखा, अब आप देखिए क्या है, उसको मल्टीपल कोलैबोरेटर्स, बहुत सारे लोगों ने मिलकर के उसमें योगदान दिया, सेंसरशिप की गई, उस पे लिखा गया लेख जो है, उसके बाद उसमें लोगों को कुछ जो है लगा कि हाँ यहाँ पर विवादास्पद चीजें हो सकती हैं, उन्होंने उसको हटाया। एडिटर आए, उन्होंने इस चीज को हटाया, प्रिंटिंग में गया उसके बाद हटा, और पब्लिशर ने जब छापा उसको तो उसने अपने अकॉर्डिंग चीजों को लिया। आजकल के बहुत सारे पब्लिशर्स ऐसे हैं जो अगर आप थोड़ा सा समझ रहे हैं वहां पर टेक्स्ट में किसी बुक में, ठीक है, अडल्ट चीजें नहीं डालेंगे, इरोटिक चीजें नहीं डालेंगे तो वो उसको पब्लिश ही नहीं करते हैं। आप समझ लीजिए चेतन भगत के नॉवेल्स में आप देखेंगे कि हर जगह पर हर नॉवेल में कहीं ना कहीं कोई एक इरोटिक सीन जरूर आता है, जहां पर जो पार्टनर है, ठीक है, लवर्स हैं, दे एस्टैब्लिश रिलेशनशिप, दे मेक फिजिकल रिलेशनशिप एंड ही बोल्डली writes everything there। Why he writes? Because it is a demand of public। If he doesn't write all these things, then nobody is going to read that particular text। इसलिए लेखक क्या करते हैं, मजबूरी में उन सब चीजों को डालते हैं। ये आप मत समझिए कि हाँ चेतन भगत उसमें ठीक है जानबूझ करके डाला है, नहीं ऐसा नहीं है। अगर वो नहीं डालेगा तो उसकी किताब छपेगी नहीं, पब्लिश ही नहीं होने वाली है। तो क्या है, ये इस तरीके से क्या होता है कि आप ऑथर का सही इंटेंशन क्या था, ठीक है, क्या वो करना चाहता था, उस पर एक सवालिया निशान बन जाता है। अब आगे देखिए द प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है, प्रसार, इसमें ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मिडिल क्लास रीडर्स। ठीक है, अब क्या है, मध्यम वर्गीय जो तबका है वो खूब पढ़ने लगा इन द लेट 17th एंड 18th सेंचुरी। और आपको पता होगा क्यों, क्योंकि उस समय इंग्लैंड की जो इकोनॉमी थी वो काफी ज्यादा ग्रो करने लगी थी, कॉलोनीज एक्सपैंड हो गई थी, आम लोगों ने यात्राएं की और यात्राओं के बारे में लिखा, गुलिवर्स ट्रेवल्स जैसे वर्क्स आए, रॉबिन्सन क्रूजो जैसे टेक्स्ट आए। तो आप देखें क्यों आ रहे हैं वो, क्योंकि लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। एंड द अटेंडेंट एक्सप्लोजन इन द नंबर ऑफ लिटरेरी टाइटल्स प्रिंटेड, और कितनी किताबें, एक एक्सप्लोजन हो गया, धमाका हो गया, किसमें धमाका हो गया, ठीक है, कि एक से एक किताबें पब्लिश हो रही हैं। एंड इन द नंबर ऑफ राइटर्स रिक्वायर्ड टू सप्लाई दिस मार्केट, और क्या है, बहुत सारे लेखकों की जरूरत भी आ गई ताकि वो क्या करें, इस मार्केट को सप्लाई करते रहें। ठीक है, यानी सप्लाई जो है बंद ना हो, खूब सारी किताबें और लोग खूब पढ़ें। बोथ फुको एंड बाथ्स, ठीक है, रोना बाथ्स और फुको दोनों दोनों ने इन द एसे साइटेड अबव, जो ऊपर एसे साइटेड किए गए हैं यानी डेट ऑफ द ऑथर या फुको का जो एसे है, emphasized इस बात पे जोर दिया that the modern figure and function of an author as an individual who is invested with the intellectual ownership of the literary work that he or she has brought into being was the product of the ideology engendered by the emerging capitalist economy in this era। अब आप समझिए क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्या है, लेकिन इन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जो आज वर्तमान में फिगर और फंक्शन है किसी ऑथर का, ठीक है, उसकी जो पहचान है, हु इज इन्वेस्टेड विद द इंटेलेक्चुअल ओनरशिप, जिसके पास क्या है, एक बौद्धिक ओनरशिप है किसी लिटरेरी वर्क की, दैट ही और सी, तो चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हैज ब्रॉट इनटू बीइंग, ठीक है, क्या है, इनटू बीइंग, अस्तित्व में आई है किस चीज को लेकर के, वाज द प्रोडक्ट ऑफ द आइडियोलॉजी इंजेंडर्ड बाय द इमर्जिंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इन दिस एरा। यानी उस महिला या पुरुष के अंदर जो लेखक की भावना आई, या उसने किसी चीज को अगर लिखा भी तो इसलिए लिखा वो, क्योंकि क्या हो रहा था, उसको एक
कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसने उसको कंपेल किया या उसने उसको प्रभावित किया। आगे देखिए, अदर स्कॉलर्स दूसरे जो विद्वान हैं हैव स्ट्रेस्ड उन्होंने इस बात पे जोर दिया है द इंपॉर्टेंस ऑफ द शिफ्ट ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। ओके, जो एक बदलाव हुआ 18वीं शताब्दी में, फर्स्ट इन इंग्लैंड पहले इंग्लैंड में एंड देन इन अदर यूरोपियन कंट्रीज उसके बाद दूसरे यूरोपियन देशों में फ्रॉम रिलायंस बाय राइटर्स। ठीक है, रिलायंस बाय यानी क्या है, एक जो कह सकते हैं विश्वास है बाय राइटर्स ऑन लिटरेरी पैट्रॉन्स टू दैट ऑफ सपोर्ट बाय पेमेंट्स फ्रॉम पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स। वही बातें जो मैंने आपको बताई कि क्या हो रहा है कि ये एक अर्थव्यवस्था का खेल हो चुका है कुल मिलाकर के जाकर के। अ रिजल्ट ऑफ द बूमिंग लिटरेरी मार्केट, आज जो साहित्यिक जो बाजार है जो खूब सारा फल फूल रहा है, was the increasingly successful appeal by writers for copyright laws that would invest them instead of the publisher with the ownership of the works that they composed for public sale। समझ रहे हैं, हमारे प्रोफेसर एक थे वो हमेशा एक बात कहा करते थे कि क्या होता है कि अगर राइटर्स किसी चीज को लिख रहे हैं तो उनका इंटेंशन ये है कि कैसे वो अपनी चीज को हिट कराएं। तो अब आप देखिए इसका परिणाम ये हुआ, क्या हुआ, was the increasingly successful appeal by writers, ठीक है, for copyright laws, यानी ऐसे नियम बनाए जाएं जो क्या हो, कॉपीराइट कानून का फॉलो करें, that would invest them, ठीक है, और उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे instead of the publisher, ठीक है, with the ownership of the works that they composed for public sale, यानी जिन जो है वर्क्स को उन्होंने क्या किया, पब्लिक सेल के लिए यानी जो है सार्वजनिक बिक्री के लिए बनाया है, उसमें वो इन सारे कॉपीराइट के लॉस को भी लगाएंगे। दीज कंडीशंस ऑफ द लिटरेरी मार्केट प्लेस, ये जो शर्तें आई लिटरेरी मार्केट प्लेस में, फॉस्टर मीन्स डेवलप द क्लेम्स बाय राइटर्स टू पॉजेस ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी एंड जीनियस एंड सो वर एबल टू प्रोड्यूस लिटरेरी वर्क्स दैट वर एंटायरली न्यू। तो इस तरीके से क्या हुआ, जैसे अब प्लेगरिज्म का एक कॉन्सेप्ट आ गया है। प्लेजरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बताता है कि आप किसी चीज को चोरी नहीं कर सकते हैं, कॉपीराइट के जो इश्यूज हैं वो आ जाएंगे। तो अब जब ओरिजिनलिटी की बात आई, क्रिएटिविटी की बात आई और जीनियस की बात आई, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे ऐसे लिटरेरी टेक्स्ट प्रोड्यूस किए दैट वर इंटायरली न्यू, जो पूरी तरीके से नए थे। आप उठा के देख लीजिए, आप सलमान रुश्दी की देख लीजिए, अमिताभ घोष को देख लीजिए, बड़े बड़े जो ऑथर्स हैं, तो आपको लगेगा कि ये भाई ये तो कहीं से कंटेंट ये लिया ही नहीं जा सकता है। शेक्सपियर की तरीके से चोर थोड़ी ना है सब कि कहीं का कंटेंट उठाकर कहीं पर रख रहे हैं। नहीं, उनकी चीजों में आपको एक न्यूनेस मिलेगी, आपको एक नयापन मिलेगा और जो आपको इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर देगा कि ये क्या है, दे आर फुली न्यू एंड दे आर द प्रोडक्ट ऑफ एन अवांट गार्डे मूवमेंट। दे मेड सच क्लेम्स, उन्होंने ऐसे दावे किए इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश दियर लीगल राइट्स, कि वो अपना जो संवैधानिक अधिकार है उसको बना सके, एज ऑथर्स टू ओनरशिप ऑफ सच प्रोडक्शंस एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये क्या है उनकी, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इन एडिशन टू दियर राइट्स, ठीक है, अपने राइट्स के अलावा, जिसे वो किसी को बेच भी सकते थे, टू द प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ दियर वर्क्स एज मटेरियल प्रॉपर्टी, यानी प्रिंट टेक्स्ट को मटेरियल प्रॉपर्टी की तरीके से वो सेल कर सकते हैं, ठीक है, राइट्स को बेच सकते हैं, लेकिन ये उनकी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगी। हिस्टोरियंस ऑफ ऑथरशिप पॉइंट आउट, ठीक है, जो ऑथरशिप हिस्टोरियंस हैं वो इस बात को पॉइंट आउट करते हैं दैट द मोस्ट एम्फेटिक क्लेम्स अबाउट द जीनियस, क्रिएटिविटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ ऑथर्स व्हिच अकर्ड इन द रोमांटिक पीरियड, ठीक है, कि ये सब जो बातें हैं जो रोमांटिक पीरियड में आई, कौन कौन सी, देखिए, ठीक है, जीनियस, क्रिएटिविटी, ओरिजिनलिटी ऑफ ऑथर्स जो रोमांटिक पीरियड में आई, कोइंसाइडेड, वो घटित हुई विथ, वाज इंटरेक्टिव विथ द सक्सेस ऑफ ऑथर्स इन अचीविंग सम फॉर्म ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन ऑफ एन ऑथर्स प्रॉपर्टी राइट्स टू लिटरेरी वर्क एज अ यूनिक प्रोडक्ट ऑफ हिज और हर नेटिव पावर्स। यानी रोमांटिक पीरियड में जो क्या हुआ, जो एक बौद्धिक या आप कह सकते हैं इन सब चीजों का विकास हुआ, तो वो इसलिए हुआ क्योंकि इस टाइम पर कॉपीराइट प्रोटेक्शन लोगों को मिल चुका था, ठीक है, किसका, ऑफ एन ऑथर्स प्रॉपर्टी राइट्स, कि इस लेख का यही मालिक है। अभी तक हम कैनन की बात करते थे ऊपर, किसी वर्क को कैनाइज कहते हैं, यानी किसका वो लेखक है, ठीक है, किस ऑथर का लेखक कौन है हमें इस बारे में पता ही नहीं होता था, वो सिर्फ शेक्सपियर ने नाटक को लिख दिए और बेच दिया, समझे, उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो इनको पब्लिश कराए, उसका इंटेंशन था पैसा कमाना। लेकिन रोमांटिक पीरियड में जब ये सब चीजें आने लगी, ऑथर्स के पास प्रॉपर्टी राइट्स आ गए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये उसका एक यूनिक प्रोडक्ट हो गया। और उसके कैसे,
हिज और हर नेटिव पावर्स, ऐसी ताकतें जो उसकी स्वयं की हैं। ऐसी ताकतें कौन-सी? उसकी बौद्धिकता, उसकी कार्यशैली, उसकी क्षमता, उसकी हर चीज़ें क्या कर रही हैं, मिल करके उस प्रोडक्ट को बना रही हैं और उस प्रोडक्ट को बनने के बाद उसके पास क्या हुआ, एक इंटेलेक्चुअल राइट भी है। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये हमारा ऑथर एंड ऑथरशिप का जो टर्म है, वो चल रहा है। अभी हम थोड़ा-सा इसमें और आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।